बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास 10th केमिस्ट्री यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है और आज का जो इसमें टॉपिक हमारे पास है वो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहाँ कहाँ से हासिल हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं याद रखिएगा कि मैन मेड भी हैं और नेचुरल भी हैं, यानी इंसान लैब्स के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बना सकता है और इसके अलावा कुदरती तौर पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है असल में वो है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कुदरती तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेजर सोर्सेज हैं वो दो हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। अब एनिमल और प्लांट्स जो हैं इनसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं या इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये हमने एक सामने फ्लो शीट सी बनाई हुई है, इससे हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो बारी बारी डिटेल डिस्कशन जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि एनिमल से हमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एनिमल से हमें पेट्रोलियम या गैस, ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इसका। दूसरे नंबर पे एनिमल से हमें प्रोटीन्स हासिल हो सकती हैं और तीसरे नंबर पे एनिमल से हमें फैट्स या आयल्स हासिल होते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स या आयल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स हैं। इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पेट्रोलियम या गैस की हम बात करें तो पेट्रोलियम या गैस जो है इसमें आप कॉमन जो आपने नाम सुने हुए हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल या जिसको मिट्टी का तेल कहा जाता है, ये हमारे पास पेट्रोलियम हो जाएगा। लिक्विड कंपोनेंट्स हैं ये। अब पेट्रोल जो है ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। डीजल और केरोसिन ऑयल जो है ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। जबकि एक और कॉमन फ्यूल जो आपने सुना हुआ है वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG स्टैंड फॉर C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल एंड G फॉर गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये गाड़ियों का फ्यूल जो है वो यूज़ हो रहा है और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन और दूसरा जो है वो इथेन। ये दो इसके जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं CNG के, और ये सारे के सारे कहाँ से हासिल हो रहे हैं? एनिमल से किसी न किसी तरीके से जो है वो लिए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स का जितना भी गोश्त है वो सारे का सारा प्रोटीन है। इसके अलावा जो एग्स हैं, अंडे जो हैं, ये प्रोटीन्स हैं। तो गोश्त में अब मटन, चिकन, बीफ, फिश, जिस चीज़ का भी गोश्त है ये सब इसके अंदर जो है वो क्या है जी, अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो कंपोनेंट हमारे पास ऑर्गेनिक एनिमल से हम ले रहे हैं वो है फैट्स या आयल्स। डियर स्टूडेंट्स, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मतलब दूध या उससे बनी हुई चीज़ें, जैसे मिल्क है, बटर है, चीज़ है, दही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हैं? फैट्स हैं। इसी तरह से जो फ़िश ऑयल है, मछलियों का जो तेल है, वो हमारे पास जो है वो एनिमल से हासिल होने वाला ऑयल। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मजमुआ है। इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी प्लांट्स। जिस स्टूडेंट्स जब प्लांट्स की तरफ आते हैं तो प्लांट्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल कर सकते हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि इधर प्लांट जो है वो लाइव प्लांट है, मतलब जिंदा पौधे हैं, या डेड प्लांट्स हैं या मुर्दा पौधे हैं। अगर जिंदा पौधे हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, तो फिर उनसे जो कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हम हासिल कर सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं और आयल्स हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स में से फैट्स नहीं हासिल होती, फैट्स सॉलिड्स होते हैं, आयल्स लिक्विड्स होते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे पास पूरी एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कहाँ है, ये हमारे पास जो गंदम है, वीट या मकई जिसको हम कहते हैं मैज़, ठीक है, इसी तरह जो बार्ले और पोटैटोज़ जो हैं, आलू वगैरह जो है, इनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, वहाँ से इनको जो है वो निकाला जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसी तरह से प्रोटीन्स हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रोटीन्स होती हैं, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उसके गोश्त में ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जबकि प्लांट्स के केस में हमारे पास पल्सेस और बीन्स मतलब दालें और जो फलीदार सब्जियां होती हैं जैसे मटर, सोयाबीन, इस टाइप की जो हैं सब्जियां, तो उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तीसरे नंबर पे हैं वाइटामिन्स। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वाइटामिन्स जो है ये बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर वाइटामिन्स की कमी हो जाती है तो उससे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स या बहुत सारी बीमारियां जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। मतलब विटामिन डी है, हड्डियां जो है वो मजबूत करता है, ठीक है, तो ये वाइटामिन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उनमें पाए जाते हैं। अब फ्रूट्स में एप्पल है, ऑरेंजेस हैं या बनाना वगैरह जो है, इनमें ये वाइटामिन्स कसरत से मौजूद होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं आयल्स, प्लांट आयल्स। जितने हम घरों में कुकिंग आयल्स यूज़ करते हैं ये सारे के सारे प्लांट्स से निकाले जाते हैं, जिनमें पाम ऑयल है, इसी तरह से सोयाबीन ऑयल है, ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल जिसको हम कहते हैं, और ये सारे ऑयल्स जो हैं ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो हो गए लिविंग प्लांट्स से हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो सकते हैं। जब हम आते हैं डेड प्लांट्स की तरफ, तो डियर स्टूडेंट्स, डेड प्लांट्स जब ज़मीन के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, जब दबे रहते हैं और कई 100 साल गुजर जाते हैं, तो ये डेड प्लांट्स कन्वर्ट होते हैं कोल में, जिसको उर्दू में कोयला कहते हैं। अब ये कोल फार्मेशन जो है, या कोल का जो बनना है, ये कोई चंद घंटों का या चंद दिनों का प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें कई साल जो है वो लग जाते हैं। और कोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल के अंदर जो है वो 250 के लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। और वो हम कैसे हासिल करते हैं, इसके लिए अब हम कोल को ज़रा डिटेल में जो है वो पढ़ लेते हैं कि कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस तरीके से हासिल किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कोल की पहले फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि कोल बनता कैसे है, कोल के बनने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो इसके लिए याद रखना है आपने कि कोल जो है ये नॉर्मली वुड जो है, डेड वुड जो होती है, मतलब पौधों के, दरख्तों के जो तने हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, जब वो टूट के गिर जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन में दब जाते हैं। ज़मीन में जब ये दबते हैं तो इन पर बैक्टीरिया और ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो इफ़ेक्ट करता है। वुड ज़मीन के अंदर दब गई, इस पर जो है वो इफ़ेक्ट किसने किया, इस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी होता रहा और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियाज़ हैं उनका इफ़ेक्ट भी होता रहा। तो टेम्परेचर और बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट के बाद वुड जो है वो कन्वर्ट होती है एक और चीज़ में जिसको हम पीट कहते हैं। पीट जो है वो किसी सूरत में कोल नहीं है, कोयला नहीं है, लेकिन ये कोल का प्रीकर्सर है, कोल ने इससे बनना है। आप ये समझ लें कि जिस तरह से हम ओपन एयर में लकड़ी को छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद वो ख़राब हो जाती है, उसमें सुराख हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती है, तो इसी तरह की चीज़ जो है वो पीट है। अब ये पीट भी ज़मीन के अंदर जो है वो दबी हुई है, तो इस पर भी टेम्परेचर और बैक्टीरिया वगैरह जो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, बैक्टीरिया वगैरह जो है ये अपना जो है वो इफ़ेक्ट शो करते हैं, और पीट जो है वो कुछ अरसे बाद कन्वर्ट होती है एक और कंपोनेंट में विच इज़ कॉल्ड एज लिग्नाइट। अब ये लिग्नाइट जो है ये हमारे पास कोल की, आप कह लें कि सबसे पहली फॉर्म है, जिसको आप किसी सूरत भी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं कह सकते। लिग्नाइट जो है ये टेम्परेचर, प्रेशर और बैक्टीरिया के इफेक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर और बैक्टीरिया के इफेक्ट के बाद ये जो लिग्नाइट है ये कन्वर्ट होता है बाइटुमिनस, सब बाइटुमिनस में, सब बाइटुमिनस।
अब ये कोल की मुख्तलिफ फार्म्स हैं, ये सब बाइटोमिनस। सब बाइटोमिनस पर जब टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट होता है तो ये सब बाइटोमिनस, इस पर भी क्या हुआ, टेम्परेचर प्रेशर बैक्टीरिया, इफेक्ट एक ही है। तो ये सब बाइटोमिनस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है निस्बतन एक अच्छे किस्म के कोल में, जिसको हम बाइटोमिनस कोल कहते हैं। और ये बाइटोमिनस कोल जो है ये फिर कन्वर्ट होता है बेहतरीन क्वालिटी के कोल में, विच इज़ कॉल्ड एज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये अच्छी क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है वो कोल है। अब ये तो कोल की फॉर्मेशन है। अब इस कोल से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे निकालने हैं, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, कोल पर एक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल कहते हैं। कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। अब ये क्या है, पहले इसको समझ लीजिएगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जनरल टर्म है, किसी के लिए अप्लाई हो सकती है, बट कार्बोनाइजेशन की टर्म सिर्फ कोल के लिए अप्लाई होगी। अब होगा क्या कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम किसी भी चीज़ को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हीट करते हैं। देखिए, अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वो उस चीज़ की बर्निंग हो जाएगी, कोल जो है वो बर्न हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा। बट यहाँ हम कोल को जो है वो क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, कोल की हीटिंग ऑफ कोल इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल को हीट करेंगे तो ये कोल जो है वो अपने बेसिक कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। अब इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं जी, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन करेंगे तो कोल के हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट्स बनेंगे उनमें से एक होगा जिसको हम कोक कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो कोल गैस कहलाता है, और थर्ड वन जो है ये हमारे पास कोल टार कहलाता है। ये तीन कंपोनेंट्स बनेंगे कब, जब आप डिस्टिलेशन करेंगे। अब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में याद रखिएगा कि कोल को हम हीट करते हैं 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोल कन्वर्ट होगा तीन कंपोनेंट्स में। एक इसका सॉलिड कंपोनेंट बनेगा, पाउडर होता है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है और सॉलिड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, सॉलिड कंपोनेंट है, और ये और कुछ नहीं होता बल्कि ये हमारे पास प्योर कार्बन होती है, ये प्योर कार्बन है। दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा कोल गैस। कोल गैस जो है ये कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो गैसेस हमें हासिल होनी है, मतलब जो गैसियस कंपोनेंट्स होने हैं, और इन गैसियस कंपोनेंट्स में से कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये इसके मेजर कंपोनेंट है। जबकि तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कोल टार। कोल टार जो है ये लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड कंपोनेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, ये कोल टार जो है ये वो कंपोनेंट है जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 200 to 300 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो इस कोल टार में से, कोल टार के अंदर जो 200 से 300 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, अलग हासिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से कोल हमारे पास जो है वो क्या बन गया, एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो सोर्सेज थे किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है वो यही है कि डिस्कस फॉर्मेशन एंड कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल एंड कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। ये आपका जो है वो आज का टॉपिक भी था और आज का होमवर्क भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।